गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं कुसुमलता वर्मा, प्रवक्ता डाइट भीमताल। आज आपको कक्षा 6 के इतिहास विषय के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे इसे समझाने जा रही हूँ। देखो बच्चों, यदि हमें कल या परसों की बात जाननी है तो हम क्या कर सकते हैं। यदि हमें कल या परसों की बात जाननी है तो हम टेलीविज़न, रेडियो, अखबार आदि से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यदि हमें आज से 500 या 1000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था इसके बारे में जानना है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके बारे में हम कैसे जानकारी ले सकते हैं और अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। देखो बच्चों, मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपने पूर्वजों के बारे में जानना चाहते हैं। हमारे और आपके मन में भी प्रश्न उठते होंगे ना कि आज से हजारों वर्ष पहले के व्यक्ति किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह का खाना खाते थे और क्या पहनते थे। उस समय के राजा और आम जनता का जीवन कैसा होता होगा। इसी तरह से हमारे और आपके मन में ये भी प्रश्न उठते हैं कि उस समय के बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाया करते थे। लोग कहाँ रहते थे। देखो बच्चों, इसमें हम नर्मदा नदी को देखते हैं। मानचित्र में हम नर्मदा नदी को देखते हैं। आपको मानचित्र में नर्मदा नदी दिखाई दे रही है। ये नर्मदा नदी आपको दिखाई दे रही है। नर्मदा नदी का नाम आपने सुना है ना। नर्मदा नदी कई लाख वर्ष पूर्व लोग इस नदी के तट पर रहते थे। विभिन्न सभ्यता, जैसे बच्चों आप जानते हो कि आपने विभिन्न सभ्यताओं के नाम जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के बारे में सुना होगा। तो ये सभ्यताएं भी नदी के किनारे ही मिली हैं। तो नदियों के किनारे इन सभ्यताओं के मिलने का क्या कारण हो सकता है। देखो बच्चों, नदियों के किनारे मिलने का, इन सभ्यताओं के मिलने का एकमात्र कारण है जल। क्योंकि जल जो है मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग है। हमारे दैनिक जीवन के कार्य और कृषि आदि जो है सभी जो है जल पर निर्भर है। इस कारण जो है ये लोग नदी के किनारे रहा करते थे। इसके अलावा ये जंगल से फल संग्रहण का कार्य भी करते थे और आखेट भी किया करते थे। अब हम उत्तर पूर्व पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को देखते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तर पूर्व में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये ऐसे स्थान हैं सुलेमान और किरथर जहाँ 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले क्या करा था, गेहूँ और जौ जैसी फसलें उगाई थी। साथ ही उन्होंने क्या किया, गाय, भैंस, बकरी और अन्य जानवर पालने शुरू किए। अब हम देखते हैं उत्तर पूर्व में गारो को, गारो की पहाड़ियाँ। इसी तरह से हम देखते हैं मध्य भारत में विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो उत्तर पूर्व में यहाँ पर जो है कृषि का विकास हुआ था। यहाँ पर उत्तर पूर्व में
गारो की पहाड़ी जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। और विंध्याचल हम जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर जो है मनुष्य ने सर्वप्रथम यहाँ पर चावल उगाया था। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, आपने सिंधु नदी का नाम सुना होगा ना। तो देखिए इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रही हैं, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। अब सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? वो छोटी छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहते हैं। देखो जैसे सिंधु नदी है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और व्यास नदियाँ हैं। तो ये सब नदियाँ जो हैं किस में मिल जा रही हैं? सिंधु नदी में मिल जा रही हैं। तो इसलिए इन्हें जो है सिंधु नदी की सहायक नदियाँ भी कहा जाता है। 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर इन्हीं नदियों के किनारे जो है क्या हुआ था? नगरों का विकास हुआ था और शहर नगर जो है फले फूले। गंगा और उसकी सहायक नदी, गंगा उसकी सहायक नदी सोन नदी है, यमुना नदी है, ये जो है चंबल नदी, ये जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो इन नदियों के किनारे भी 2500 वर्ष पूर्व किसका विकास हुआ था? शहरों का विकास हुआ था। आपने मगध राज्य का नाम सुना होगा ना। मगध राज्य जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार आदि ने शासन किया था। तो उस मगध राज्य का भी जो विकास है, वर्तमान में इसे बिहार के नाम से जाना जाता है। इस राज्य को वर्तमान में बिहार, वो भी सब इस गंगा नदी के आसपास ही उस शहर का, नगर का यह विकास हुआ था। वर्तमान में इसे बिहार, और उसकी जो राजधानी है किसकी? मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, इस समय जो है वर्तमान में उसे पटना के नाम से जाना जाता है। कई शक्तिशाली राजाओं ने मगध पर शासन किया था, जैसे घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। इन्होंने एक विशाल राज्य को स्थापना की थी। बच्चों आपको पता है कि भारत जो है उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र आदि के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, लेकिन फिर भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार, यात्रा आदि के लिए जाया करते थे। साथ ही कभी दूसरे क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए भी यात्रा करते थे, और धर्म के विषय में जानने के लिए और धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी यात्राएं की जाती रहती। आपने कुछ तीर्थयात्रियों के नाम जैसे ह्वेनसांग, फाहियान, इनका नाम आपने सुना होगा। अब लोग यात्राएं क्यों करते हैं? आज यात्रा, यदि हम भारत उपमहाद्वीप को देखते हैं तो पर्वत, पहाड़ियाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, रेगिस्तान है, इसमें समुद्र हैं, इसकी सीमाएं बनाते हैं। उत्तर में हिमालय, पश्चिम में रेगिस्तान, दक्षिण में समुद्र जो है इसकी क्या बनाते हैं? सीमाएं बनाते हैं। तो इस कारण से और इन्हें पार करना बड़ा ही कठिन था। फिर भी लोगों ने क्या किया? साहसिक यात्राएं की और उपमहाद्वीप से भी बाहर से लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उन्हें यहाँ पर, जब वो यहाँ पर बसे तो उन्हें यहाँ पर अच्छा लगने लगा, और यहीं के उन्होंने जो है यहाँ पर आके पत्थर को तराशने का, संगीत का ये काम किया, और एक दूसरे के विचारों को वो अपनाते रहे, खान पान को, एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते रहे। देश के नाम, इसके आगे जो है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।